जो मेहमान है बातचीत करने के लिए वो 2016 बैच के आईएएस इंद्रजीत सिंह जी हैं। इंद्रजीत सिंह जी मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत में जानेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, यूपीएससी का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, बेसिक एजुकेशन उन्होंने कहाँ से हासिल की और अब वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं समाज को लेकर, क्या सोच रखते हैं देश को लेकर और उनकी जो जॉब है वो कैसे चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंद्रजीत जी, सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के किस ज़िले के रहने वाले हैं और जो बेसिक एजुकेशन थी वो आपने कहाँ से शुरू की, यूपीएससी तक का ये सफ़र, चूँकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है आईएएस की, तो आपने कैसे यूपीएससी क्रैक किया, बेसिक एजुकेशन सर कहाँ से हुई आपकी? मैम थैंक यू, आपका थैंक्स। मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वैसे पंजाब में होशियारपुर है, लेकिन अभी हम लोग सेटल जलंधर में हैं, तो जलंधर ही एक तरह से मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट मानता हूँ। तो जो मेरी एजुकेशन है वो, क्योंकि फादर मेरे एयरफोर्स से रिटायर्ड है अभी इस समय, तो अलग अलग जगह से हुई है। तो स्कूलिंग जो मेरी है तेजपुर का, पुणे, पठानकोट, ऐसे अलग अलग जगह से हुई है। स्कूलिंग मेरी केवी की है, केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। और उसके बाद जो मैंने एजुकेशन की है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मेरी बीएससी है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन अप्लाइड फिजिक्स किया है। और उसके बाद मैंने जो है सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी और मैं पहले प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, जिसमें मैंने 5 साल काम किया है। और उससे पहले भी मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर रहा हूँ बैंक में, और एज ए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मैंने मैसूर में जो है काम किया है। सर आपके मन में ये कब आया कि अब यूपीएससी में आपको जाना है? चूँकि अक्सर होता है कि आप जहाँ से हैं पंजाब से, चूँकि बैकग्राउंड भी आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैंने देखा है अक्सर कि पंजाब के लोग या तो डिफेंस को प्रेफर करते हैं या फिर सेकंड प्रायोरिटी मुझे लगता है कि वो एग्रीकल्चर को इतना मजबूत करते हैं, जो हम लोगों ने देखा है। अगर आप तुलना करिए बिहार की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, तो यहाँ के लोग जिस तरह से यूपीएससी में जाते हैं, पंजाब के लोग तुलनात्मक रूप में उतने नहीं हैं। तो आपके मन में कब आया कि आप यूपीएससी जाएंगे? मेरा भी जो एम था, पहला डिफेंस ही था और दूसरा था बाहर जाना, मतलब फॉरेन जाना, जो पंजाब का एक ट्रेंड रहता है, तो या फिर पंजाब में जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके साथ जुड़ने का था, तो यही थे। लेकिन डेस्टिनी थी। अब जैसे ही मेरा, एक्चुअली मैं एयरफोर्स में गया था पहले, तो मेरा जो पीएबीटी टेस्ट होता है पायलट के लिए वो क्लियर नहीं हुआ। तो देन माय फादर टोल्ड कि गो फॉर दिस सिविल सर्विसेज। हमारी फैमिली में कोई सिविल सर्विस में नहीं था, तो फादर एयरफोर्स में थे, सिस्टर भी एयरफोर्स को सर्व कर रही है अभी भी, तो और मेरे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर सब आर्मी में है। तो फिर मेरे लिए उन्होंने ये कहा, तो मुझे भी लगा कि बिकॉज मुझे एक चीज़ जो इसमें अच्छी लगी, क्योंकि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है, तो मुझे जो ये वर्ड सेवा जो है ये इसने बड़ा अपील किया कि एक ऐसी सर्विस जिसमें आप जॉब के साथ रियल में जो है समाज की सेवा कर सकते हो, तो वो कुछ दे सकते हैं। जो हमारा काम है वो लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करता है, तो उसने मुझे जो इस पर खींचा और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। और जब हम लोग इसकी तैयारी करने लगे तो मैं जॉब में था, तो जॉब के साथ साथ मैंने तैयारी की है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी तैयारी की भी, और उसके बाद जो 6 साल सर्विस में हुए हैं, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो नया ना हो, हर दिन नया रहता है और नए चैलेंजेस आते हैं। और बहुत ही एक अच्छा, मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारे जिन्होंने इस सर्विस को बनाया है, जो रिटेन किया है, हमारे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जो उनका विजन है इस सर्विस को लेके, वो आज भी उतना रेलेवेंट है जो 1947 में था। और इसमें इतनी पोटेंशियल्स है इस सर्विस में, आपने कोविड में देखा होगा कि इस देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। अच्छा सर, आप डिफेंस में एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए और फिर आपने ठाना कि आपको यूपीएससी में जाना है, तो जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। क्या, कैसे तैयारी की थी? सब्जेक्ट क्या रखे थे आपने? कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी? मेरा जॉब के साथ था, तो पहले मैंने फिजिक्स रखा था, तो मेरे उसमें 3 अटेम्प्ट थे, उसमें मैं कर नहीं पाया और बहुत कम नंबरों से रह जाता था मेंस तक। फिर मैंने उसको जब एनालाइज़ किया कि क्योंकि मैं जॉब से हूँ और आईआईटी से मुझे फाइट करना पड़ता है जब आप साइंस के सब्जेक्ट रखते हैं, तो मैंने एक एनालाइज किया अपने आप को। तो एनालिसिस के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्विच ओवर टू आर्ट सब्जेक्ट। तो मैंने जो सब्जेक्ट लिया फिर सोशियोलॉजी लिया, तो वो मुझे इसलिए अपील किया कि अगेन वो सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझाता है। तो फिर उसमें मुझे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोशियोलॉजी में मेरा इंटरव्यू तक पहुंचा। साइंस से आप सोशियोलॉजी पे आ गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया? हाँ, उसमें क्लियर हो गया था, लेकिन वो सर्विस दूसरी मिली थी मुझे। तो उसमें ये था कि उसमें इतना टफ नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें क्या है कि वो हमारे समाज से जुड़ी हुई है, और अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से समझ आता है। और मुझे पहली बार समझ आया कितनी ब्यूटी होती है जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी, और मेरा इंटरेस्ट उसमें बनता चला गया। और उसी में सेकंड जब टोटल 5 अटेम्प्ट्स के बाद तो मेरा ये जो है क्लियर हुआ 2015 वाले एग्ज़ाम ईयर और 2016 बैच में इसमें हुआ।
अच्छा सर, अभी मैंने एक बात कही थी कि अगर खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश, अगर इनकी तुलना में हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के बच्चे यूपीएससी को लेकर बेसिकली इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। आज जैसे आप आए, वैसे और भी कई लोग हैं, लेकिन संख्या उतनी नहीं है। क्या वजह मानते हैं इसकी कि वहाँ पे आपने बताया, सच भी है कि ज़्यादातर लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। कनाडा में एक मिनी पंजाबी कहा जाता है पूरा उसको। एग्रीकल्चर पसंद करते हैं या फिर और भी उनके काम हैं, लेकिन यूपीएससी में वो इंटरेस्ट उनका नहीं है। आखिर क्या वजह इसकी मानते हैं? उसका मुझे जो कारण लगता है, जैसे हर स्टेट का एक कल्चर मतलब या माहौल होता है, तो जो पंजाब का माहौल है वो ज़्यादातर ओरिएंट है जो फॉरेन की तरफ, और बहुत पहले से है, और अब कुछ ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज वहाँ की कुछ परिस्थितियों के कारण। और बच्चे जो है सिस्टम्स जो बाहर के हैं उसको ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं और उसमें जा रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड है रिवर्स भी हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं जो हमसे क्वेरीज आती है, जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने इसको जो है लिया है, क्योंकि वहाँ पंजाब के लिए भी वो अच्छा है। अगर वहाँ पे बच्चे रहेंगे, यूथ वहाँ रिटेन करेगा, तभी वो पंजाब को बना पाएगा। तो अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन इतना नहीं है जितना बाकी स्टेट्स में है कि यूपीएससी को प्रायोरिटी देते हैं। और एक और है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक जो मैंने देखा है कि इंटरप्रेन्योरशिप भी है जी। तो वो इंटरप्रेन्योरशिप के में क्या होता है कि बहुत जल्दी ही छोटी एज में ही लोग अपने बिजनेस का, अपने काम का सोचने लग जाते हैं, तो अर्निंग की तरफ सोचने लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि यूपीएससी की तरफ कम झुकाव। अच्छा सर, चूँकि अदर स्टेट की तुलना में पंजाब एग्रीकल्चर में काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे बड़ी टेक्निकल खेती भी होती है, और पैदावार जो है, अगर आप यहाँ की बात करें और पंजाब की बात करें, यूपी और पंजाब की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो चूँकि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हैं, तो क्या इस तरफ भी कभी मौका मिला तो आप ध्यान देंगे कि कैसे किसानों को, यहाँ के किसानों को कैसे सबल बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए? क्योंकि आपकी सर्विस का ये भी आने वाले समय में एक पार्ट होने वाला है, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके ऊपर के डेफिनेटली उसमें हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उस पर बहुत सजगता से काम कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ तो बहुत अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि जो पंजाब में एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं वहाँ पे। तो उससे सबक सीखते हुए जो स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, वो अब जो पॉलिसी अपना रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करते हुए अपना रहे हैं, वो बल्कि और मजबूत है। क्योंकि जो हमारे जो डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का जो यहाँ स्टेट्स में अपनाई जा रही है, वो बाकी सारे स्टेटों से बेहतर है। तो आपको दिखेगा आने वाले सालों में कि जो हमारा स्टेट है यूपी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा आगे जाएगा। अभी जो एपीसी सर है वो उसमें मार्वलस काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसे सीडीओ उसमें गोरखपुर में था, तब मैं वहाँ से उसको देखता था, एग्रीकल्चर हम वहाँ पे रिव्यू भी करते थे। तो इसमें जो अभी जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि बाकी स्टेटों से सबसे बेस्ट हो रहे हैं, मेरा मानना है। और एज ए फ्यूचर में जब भी चांस मिलेगा एग्रीकल्चर में काम करने का, तो हम लोग इसका जो मैकेनाइजेशन है, जो बाकी चीज़ें हैं, उस पर काम करेंगे और मजबूती से अपने स्टेट को आगे लेके जाएंगे, यूपी को। अच्छा सर, आप 2016 बैच के हैं, अभी बहुत समय नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है, एक बड़ी लंबी दूरी तय करनी है इसमें आपको। अभी कहाँ कहाँ रहे? पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? पहला मेरा बिजनौर था, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की मैं वहाँ 1 साल रहा। उसके बाद इटावा में मैं 22 महीने रहा, इटावा में जॉइंट मजिस्ट्रेट था। फिर मैं सीडीओ गोरखपुर रहा, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, वहाँ 2 साल रहा। उसके बाद लखनऊ में एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर लखनऊ। जी, लखनऊ में आप नगर आयुक्त हैं। सर, क्योंकि नगर निगम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नगर निगम एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शहरों के डेवलपमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ होती हैं। स्मार्ट सिटी लखनऊ, चूँकि आप प्रदेश की राजधानी में है, स्मार्ट सिटी यहाँ पर स्मार्ट सिटी है, तो आपको लगता है कि वो चाहे कूड़े की समस्या हो, या कूड़े पे ही पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ अपने यहाँ कितने डंपिंग स्टेशन है सर? आज देखिए, हमारे यहाँ जो ये ओपन डंपिंग स्टेशन है, पहले बहुत नंबर थे जो हमारे स्टार्ट किया था, जो मेरे प्रेडिसेसर सर थे, वो 400 से ऊपर थे। सर उसको घटाते हुए 190 तक लेके आ गए थे। अब उसको कम करके हमने 120 तक लेके आ गए, जो ओपन डंपिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स इसको बोलते हैं, जीवीपी। हम उसको आने वाले 6 मंथ में ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो हम मशीन परचेज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं, उसमें इस तरह से रहेगा कि कूड़ा कहीं भी ओपन में डंप नहीं होगा। और कूड़ा एक चैलेंज है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको कहूँगा, उसमें डोर टू डोर कलेक्शन भी है, और उसके बाद कलेक्शन के बाद उसका प्रोसेसिंग भी है। इसमें नगर निगम लखनऊ ने कई स्टेप्स लिए हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला स्टेप जो लिया है कि एक बायो सीएनजी प्लांट
जो हमने RF उसका EUI फ्लोट किया था, उसमें मैं जो यूपी की जो हमारी PPP पॉलिसी है उसमें एक कंपनियों ने इंटरेस्ट लिया, तो उसमें हमने एक कंपनी से हमारा MOU साइन हो चुका है। तो अगले 2 सालों में इंदौर के मॉडल पे बायो CNG प्लांट लगेगा, जो हमारा 300 से 500 टन जो गीला कूड़ा है, वेट वेस्ट है, उसको डेली जो जनरेट हो रहा है उसको ख़त्म करते हुए उसमें CNG बना के नगर निगम को सस्ते में देगा, या हमारी जो बसेस में सस्ते में देगा, और उसके साथ साथ रॉयल्टी भी देगा। अभी सर कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को? 2 साल लगेंगे। दो, लेकिन हमने उसका ग्राउंड वर्क सारा हो चुका है, उसकी लैंड एलोकेशन हो चुकी है, MOU साइन हो चुका है, स्टेट ने भी सारा बेसिक काम कर चुके हैं, तो वो हमारा हो चुका है। उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन और जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन का वेस्ट होता है, CND प्लांट हमारा लग रहा है अगले 6 महीने में वो तैयार हो जाएगा। तो हमारे कूड़े में ऐसा होता है, देखिए जैसे 10% हमारा CND वेस्ट होता है, तो जो CND वेस्ट के लिए हमने ये CND प्लांट लगा दिया है। 10% हमारा हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर जितने भी ट्री कटिंग्स होती है, पार्कों का कूड़ा होता है, 10% ये होता है। इसके लिए हमने जो है पार्क्स आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे कंपोस्टिंग होगी। अभी क्या हो रहा है कि सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो हम लोग सेग्रीगेशन पे जा रहे हैं। 30% हमारे बल्क वेस्ट जनरेटर होते हैं, 30 हमारा डोर टू डोर कलेक्शन होता है। तो हर घटक के लिए गाड़ियां डिफाइन करना, हर घटक के लिए मैन पावर डिफाइन करना, उस पर काम चल रहा है। तो हम लोग कूड़े को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करते हुए करेंगे, जिसमें हमें नागरिकों की, RWA की सबका सहयोग चाहिए होगा, जिसपे वृहद स्केल पे हम लोग एक कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जगह हमने काम किया है, एक पुलिस लाइन में काम किया है, गोमती नगर विस्तार में हमारा चल रहा है। उसमें हमने 100 घरों से शुरू किया था, आज हम 1000 घरों तक पहुंच चुके हैं, जो हमें पूरा सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रहे हैं। गीला कूड़ा अलग दे रहे हैं, सूखा अलग दे रहे हैं, 6 कैटेगरी में करके दे रहे हैं, जिसको हमें निस्तारण करने में बहुत आसान हो रहा है। अभी प्रेजेंट स्टेज में 2000 मेट्रिक टन कूड़ा जो है, 2000 टन आ रहा है, डेली का कूड़ा जनरेट होता है लखनऊ में। और सर इसको और 170 हाईवा ट्रक, बड़े ट्रक भर के हम लोग शिवरी प्लांट लेके जाते हैं। तो अभी हम लोग उसकी पूरी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जल्दी ही उसकी 100% प्रोसेसिंग करेंगे। कितना डिफरेंसेस कितना है? जो डिफरेंसेस आपका है, जो 700-800 टन का रहता है, जो हमारा फ्यूचर टाइम में हमें इसको 0 पे लाना है, वो बहुत जल्दी ले आएंगे, क्योंकि हमारे जो फंड से वो सैंक्शन हो चुके हैं सारे। हमने भी 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में उसके लिए फंड अलग से रख लिए हैं। तो ये स्टार्ट हो जाएगा कूड़े का प्रोसेसिंग 100%। तो ये जब हमारा क्लोज होगा गैप, और जब से हमारा सेग्रीगेशन स्टार्ट होगा, 10 MRF का टेंडर फ्लोट कर दिया है। अलग हर जोन में एक MRF सेंटर बनेगा, मटेरियल रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटी, जिसमें हमारा कूड़ा जो है, जो सेग्रीगेटेड वेस्ट आया है, जो हमारा ड्राई वेस्ट है, उसमें से जितना जो हमारा आगे टर्शरी साइकिल्स है, जैसे कबाड़ी है, उसको खरीद के ले जाते हैं, तो वो वहीं चले जाएगा। तो मेरा जो ये 2000 टन जा रहा है वहाँ पे, ये कम होके फिर हमारी उम्मीद है कि हम लोग 1500 फिर 1000 पे ले आएंगे। तो जब प्लांट में कूड़ा कम जाएगा तो प्रोसेसिंग हमारी पूरी होने लग जाएगी। तो इस तरह से कूड़े को जो रिवैम्प करने की कार्रवाई चल रही है, उसमें स्मार्ट सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से गाड़ियों की मॉनिटरिंग, यहाँ से प्रोजेक्ट भी फंड कर रहे हैं हम लोग, और नई गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, ताकि ये जो आपने बोला ओपन डंपिंग जो पॉइंट्स है खत्म कर सके, जिसको GVP बोलते हैं, गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स। ओके सर। अच्छा सर, लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का इकलौता नगर निगम ऐसा, पहला नगर निगम ऐसा है कि जो BSE में लिस्टेड हुआ। यस, 2 साल पहले लिस्टेड हुआ। इसके पीछे ये थी कि नगर निगम मजबूत होगा, नगर निगम में लोग, जब नगर निगम के बॉन्ड लोग लेंगे तो पैसे आएंगे, तो इसका कुछ असर पड़ा क्या, इफेक्ट कुछ हुआ? इसका जो इफेक्ट सबसे पहला आता है, कई इफेक्ट है। जैसे एक तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसको बेहतर करते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और उससे जो मार्केट से हमने पैसा उसमें से लिया बॉन्ड से, वो हमारा एक आहना प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग 684 फ्लैट्स बना रहे हैं, 18 टावर्स हैं, और ये औरंगाबाद खालसा एक जगह है हमारी, एयरपोर्ट की तरफ शहीद पथ से बिल्कुल लगी हुई है, ओमेक्स सिटी में, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। वो हमारा प्रोजेक्ट जो है, हमारे जो टावर्स है कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे जो ये फ्लैट्स है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे वो पूरा फ्लैट सेल हो जाएंगे, तो जो उसमें से हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो नगर निगम की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करेगा। अगर ये जैसे हमारा ये सक्सेस हो जाएगा, इसके बाद और हम अपनी जो बाकी प्रोसीजर्स को बेहतर करते हुए हम लोग मार्केट से एलिजिबल हो जाएंगे, और पैसा भी उठा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने। जी अच्छा सर, भारत स्वच्छ मिशन प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसकी भी जिम्मेदारी जो भी बड़े शहर हैं उनके नगर निगमों की अधिक है। हालांकि सबकी जिम्मेदारी, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन नगर निगम की एक अपनी भूमिका है इसमें। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल उठते हैं, उसके बाद भी सवाल उठते हैं कि भाई वो सफाई नहीं है, वो स्वच्छता नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि
आप लोग नगर निगम काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या आप लोग आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, काम हो रहा है दिख नहीं रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, इसमें कई गैप्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसपे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। तो मैं इसमें कई, अगर आप टाइम दे तो मैं कई चीज़ें बता सकता हूँ। हमारा जो इसमें लखनऊ में अभी एट प्रेजेंट इको ग्रीन एक कंपनी है, उसके साथ टाई अप है, जो पुराना 5 साल पुराना टाइप है। उससे पहले ज्योति इन्वायरमेंट थी, 2010 से था। तो ये कंपनी का पूरा जिम्मेवारी है डोर टू डोर कलेक्शन करना, उसको फिर हमारे ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाना, ट्रांसफर स्टेशन से फिर हमारा प्लांट तक पहुंचाना। तो इसमें कई गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, इनका 100% कवरेज अभी तक नहीं हो पाया है, और सेग्रीगेटेड वेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे, और सारे कवरेज ना होने के कारण जो कूड़ा है, बहुत सारी कॉलोनियाँ अपना इकट्ठा तो कर लेती है लेकिन कहीं भी डाल देती है। फिर नगर निगम अगर वहाँ से उठाने में लेट हो जाता है तो वो फिर कूड़ा दिखता है। तो हमने इसको क्लोज करना शुरू किया है, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, और 5-6 सालों की जो हमने ये कंपनी काम कर रही है, और उसके साथ लग के हम लोग एरिया वाइज कवरअप कर रहे हैं। पहले जोन 4 टेकअप किया है, ताकि जोन 4 में बिल्कुल डिक्लेयर कर दें अगले 2 महीनों में कि यहाँ कोई भी ओपन डंपिंग ग्राउंड नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ नाले जो हैं, ड्रेनेज जो है वो ओपन है, कवर्ड नहीं है लखनऊ में। तो वो कवर ना होने के कारण लोग उसमें प्लास्टिक कूड़ा डाल देते हैं। तो उसमें जो हम आईईसी के साथ बिहेवियर चेंज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो जिस तर्ज पे इंदौर ने बिहेवियर चेंज पे काम किया, सेम तर्ज पे हमारा भी आरएफपी आ गया है। तो हर वार्ड के लिए हम लोग पर्सन अपॉइंट करेंगे जो ट्रेंड होंगे। तो जब बिहेवियर चेंज होगा, नगर निगम अपनी ड्यूटी करेगा, हमारे इक्विपमेंट स्ट्रेंथन होंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये कूड़े में गैप है ये फिलअप होते जाएंगे, मतलब जो कूड़ा 100% कलेक्ट नहीं हो पा रहा। फिर जब हम लोग इसको सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाने लग जाएंगे, तो आपको फिर इस वेस्ट का निस्तारण भी 100% दिखने लग जाएगा। तो ये एक रोड मैप, एक विजन कमिश्नर मैडम, शासन की गाइडेंस में हमारे एसीएस सर हैं, चीफ सेक्रेटरी सर हैं, और सीएम ऑफिस लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। उम्मीद है जल्दी हम लोग इसमें रिजल्ट्स दे देंगे अगले नेक्स्ट 6 मंथ में। तो जो स्वच्छ शहरों की एक रैंकिंग है उसमें बदलाव होगा फिर? अब ये स्वच्छता सर्वेक्षण के जो जितने भी टूल किट है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि मैंने एक अपील जारी की थी कि भी प्लास्टिक जो है उसका जो 3R पे काम करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो रिड्यूस को लेके मैंने अपील जारी की थी, जिसको मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गया थोड़ा सा, कि मैंने प्लास्टिक बैन कर दी, फूड ग्रेड प्लास्टिक जो बोलते हैं। ये लोगों में ऐसे चला गया, वो था नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट है कि हमें प्लास्टिक को रिड्यूस करना है। जैसे आप मेरे ऑफिस में आए तो आपने देखा होगा कि हमने पानी जो आपको सर्व किया है वो ग्लासेस में किया है, क्योंकि ये ऑफिस को हमने प्लास्टिक फ्री रखा हुआ है। Day 1 आई ज्वाइंड है, क्योंकि यहाँ तो जो रोज लोग आ रहे हैं 200-300 आ रहे हैं, अगर हम बोटल्स में करेंगे तो 300-400। ये बड़ी बात है। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं इंटरव्यू कर रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी का ऑफिस है और ये प्लास्टिक फ्री है। प्लास्टिक फ्री है। तो हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते कि प्लास्टिक में कोई फूड सर्व हो। हम लोग स्टील का यूज करते हैं या ग्लास का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारे शहर में, उसमें हमारा एकदम जो जनरेशन होता है डिस्पोजेबल का, ट्रकों का ट्रक हो जाता है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। जैसे छठ पूजा थी तो मैंने सारे ऑर्गेनाइजर से बात की कि आप प्लास्टिक का जो है और डिस्पोजेबल का यूज़ कम करो। वो एकदम सामने आए, 12-13 ऑर्गेनाइजर थे घाट के आसपास, उन्होंने इस बार 0 प्लास्टिक कर दिया, उन्होंने पत्तल यूज़ किए। तो हमें गोमती में कुछ वेस्ट मिला ही नहीं गोमती के अंदर, और जो वेस्ट जनरेट हुआ वो हमने MRF लगाया, कंपोस्टिंग यूनिट लगाई, 0 वेस्ट हम लेके गए। नगर निगम को 0 वेस्ट मिला, वहीं से हमने कबाड़ियों को दे दिया। शायद ये भी पहली बार हुआ होगा, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स हमने कभी नहीं देखा। फिर अभी गुरुपर्व आया, गुरुद्वारों की मीटिंग की, उन्होंने इमीडिएटली 4 दिन बचे थे, ठीक है हम लोग थर्मोकोल और प्लास्टिक यूज ही नहीं करेंगे, स्टील के बर्तन ले लिया, 5-6 हज़ार उन्होंने स्टील के बर्तन ले लिए। तो मेरा अगेन रिडक्शन हो गया प्लास्टिक का। तो वही अपील है रिड्यूस R के अंतर्गत, जो 3R है, कि प्लास्टिक का यूज़ पहले तो हमने अपने से शुरू किया है। जितना हम कम करेंगे यूज़, वो नेचर के लिए, कुदरत के लिए भी अच्छा है। नहीं तो यही नालों से होते हुए कहीं ना कहीं लैंड अप हो जाता है हमारी नदियों में, जो हमें रोकना है। और बाद में वो जल भराव का भी कारण बनते हैं, हमारी जो संचारी रोग है उसका भी कारण बनता है, क्योंकि पानी जो है उसकी मूवमेंट रुक जाती है और उसमें मच्छर आ जाते हैं। तो अगर हम लोग मिल के, नगर निगम और नागरिक मिल के इस दिशा में काम करेंगे तो आपको ऐतिहासिक रिजल्ट मिलेंगे, और नागरिकों का अपार सहयोग मिल रहा है। मैंने बताया गोमती नगर विस्तार में हमने 110 घर से शुरू किया था 1 हफ्ते पहले, आज 1000 घर पे पहुंच गए। और सुबह आप मेरे साथ चलना, आप सुबह हम आपको गाड़ियां दिखाएंगे, आप देखोगे कितना कूड़ा एकदम साफ मिलता है। जो हमारा ड्राई वेस्ट है अलग कंपार्टमेंट में होता है, वेट अलग होता है, सैनिटरी में अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक हजार्डस वेस्ट अलग कंपार्टमेंट में होता है, और मुझे उसको डिस्पोज करना बहुत ईजी होता है। और अगले 3 महीनों में हम 10 MRF मटेरियल रिसोर्स, जो हमारे रिकवरी सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ है, वो यहाँ पे टेंडर हो चुका है, हमारा 14 दिन के बाद खुलेगा। तो वो भी जो SBM में हमें सरकार ने पैसा सेंक्शन किया उसको कंप्लीट करा लें। अच्छा सर, जब UPSC आपने क्रैक किया और आपको UP कार्डर मिला,
तो इसके पहले आप यूपी कभी आए थे, आपके मन में क्या आया? क्योंकि यूपी को एक डिफरेंस स्टेट की तरह, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं हो तो जो भी काडर मिलता आप जाते ही, लेकिन पहला जो ख्याल आया वो क्या आया यूपी को लेकर? एक्चुअली मेरी जो बैकग्राउंड है फौज की है, तो मैं पूरे इंडिया में ही मेरी पढ़ाई हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया, बल्कि मैं बहुत खुश था। और यूपी मेरे एक सीनियर थे श्रीधर सर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, तो उन्होंने कहा था कि जो आपका टेम्परामेंट है उसके लिए आपको बेस्ट, उसके हिसाब से बेस्ट कैडर मिला है। तो मुझे भी लगा कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और सबसे बड़ी बात है जो यूपी में प्यार मिलता है, मतलब द डे वन आई केम हियर इन 2017 आफ्टर माई एकेडमी ट्रेनिंग, मतलब जो प्यार यहाँ के लोगों ने दिया, तो बल्कि वो मुझे मेरे स्टेट में भी नहीं मिलता, मैं एक्चुअल बात बोल रहा हूँ। ये इतना सपोर्ट, इतना प्यार और इतना मतलब आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना। इवन आज सुबह की एक मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, मैं मिलने गया था, तो वहाँ पे जो मुझे इनकरेजमेंट दिया गया कि मैं हैरान रह गया कि मतलब लोकल्स ने कि सर आप करिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये तो मेरे लिए तो और अच्छा है। तो मेरा ख्याल तो यही था कि मतलब मुझे सेवा का मौका मिला है, रात दिन काम करना है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, कंट्री की तरह हम लोग हैं, और बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने की यहाँ पे। आप कितना मर्जी काम कर लीजिए, और पूरा नया हमें बनाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, पहला स्टेट होगा, और बना लेंगे हम लोग। मतलब जो जिस तरह से जो स्टेट लगा हुआ है, तो हर बंदा उसमें रोल प्ले कर रहा है, आप लोग मीडिया भी रोल प्ले कर रहा है उसमें, हर घटक रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है यूपी। तो अच्छा इंजीत जी, चूंकि गोरखपुर, अभी गोरखपुर थे सीडीओ, बड़ी जिम्मेदारी थी, अब आप लखनऊ में नगर निगम चीफ है। ये दोनों शहर इस समय ऐसे हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो क्या आपने कभी फील किया, चूंकि आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में जब भी आप और आगे जाएंगे और सारी जिम्मेदारियां होंगी, तो हो सकता है इसके लिए भी आप को देखना पड़ेगा कैसे? मेरा व्यू इसमें एकदम डिफरेंट है, क्योंकि जो आपने अभी पहला क्वेश्चन पूछा ना कि यूपी कैसा लगा, तो मुझे सबसे बड़ा चीज़ तो यही लगी कि इन दिस लास्ट 6 years आई नेवर फेल्ट दिस थिंग्स। आप राइट काम कर रहे हैं, एज पर रूल्स कर रहे हो, तो मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आई थिंक दैट्स व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट, एनोमिटी में काम करना और रूल से काम करना, और ऐसा कुछ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, फ्री है एकदम। और बाकी ये चीज़ें पार्ट ऑफ जॉब है हमारी, और वी आर ट्रेन फॉर इट, ये भी बात है। सर फरवरी में भी एक इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होगी, एक बड़ा टास्क आपके पास है, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम लोग कर ही रहे हैं कि स्टेट का एक ड्रीम है कि जल्द से जल्द इसको हम अचीव करें। तो आपको क्या लगता है कि कैसे व्यवस्था होने वाली है, सब कुछ ठीक होगा? क्योंकि एक बड़ा है, 10 लाख करोड़ रुपए का ड्रीम है। उसमें नगर निगम अभी जो मीटिंग्स हुई है, आज भी मेरी टीम उसमें लगी हुई है। नगर निगम को काफ़ी जिम्मेवारियाँ उसमें मिली हैं, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफाई व्यवस्था है, गार्डनिंग का है, और भी n नंबर्स है, तो हमें पूरा डिफाइंड करके दे दिया गया है, और हम उसमें जी जान से काम करेंगे। और इसमें जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके पूरा सपोर्ट करते हुए, और हम लगातार उनके टच में हैं, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे, और नगर निगम इसमें पूरी अपनी ताकत जो लगाएगा। चलिए सर, इंजीत जी बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो इंजीत जी थे, 2016 बैच है इनका, युवा हैं और ऊर्जावान कैसे हैं आपने सुना ही होगा, देखा होगा। तो हम लोग भी आगे भविष्य की तमाम अग्रिम शुभकामनाएं सर आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। और अगली बार किसी और आईएएस के साथ फिर हम हाजिर होंगे पावर फाइल्स में। नमस्कार।